चलते चलते दो खबर के सभी दर्शकों को और साथियों को हमारा प्रेम भरा नमस्कार। दोस्तों, हम चलते चलते दो खबर के पिछले वीडियो में हरियाणा चुनाव के सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को चिन्हित करते हुए उन पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके बाद हमने हरियाणा में अंबाला लोकसभा और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा का चुनावी विश्लेषण किया। ये विश्लेषण भी आप लोगों के साथ साझा कर चुके हैं। आज अपने इस वीडियो में हम फरीदाबाद लोकसभा सीट और उसमें आने वाली सभी 9 सीटों का चुनावी विश्लेषण करेंगे। इस चुनाव के महत्वपूर्ण मुद्दे लगभग सभी डिस्कस हो चुके हैं। फरीदाबाद लोकसभा में भी सबसे बड़ा मुद्दा जाट समुदाय का मोदी और बीजेपी के विरोध में होना ही है। साथ ही हुड्डा यहां अपने साथ दलित समुदाय को भी लाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने फरीदाबाद से लगते होडल से उद्यभान को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनवाया था। कुमारी सैलजा का टिकट बंटवारे से नाराज होना, हुड्डा समर्थक नेता एवं सांसद जेपी का सैलजा का मखौल उड़ाना, फिर उनके समर्थकों के द्वारा सैलजा के लिए निंदनीय तरीके से जाति सूचक शब्दों और भाषा के इस्तेमाल को दिखाने वाले वीडियो ने इस चुनाव में लोगों का अच्छा खासा ध्यान खींचा है। इस चुनाव के ज्वलंत मुद्दे जैसे करप्शन, महंगाई, जाट समुदाय की नाराजगी, पोर्टल सिस्टम और पीआईडी से उपजा असंतोष, अच्छे बुनियादी ढांचे और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ती हुई डिमांड और अग्निवीर भर्ती योजना का विरोध आदि सभी मुद्दे बीजेपी के थिंक टैंक के सामने भी आ चुके थे। भारतीय जनता पार्टी भी कहीं न कहीं इन चीजों को समझ चुकी थी। 10 सालों के शासन के बाद सत्ता विरोधी लहर की प्रचंडता का एहसास बीजेपी के नेताओं को भी भली भांति है। इसलिए सत्ता विरोधी लहर पर काबू पाने के लिए धीरे धीरे मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से 2 से 3 महीने पहले ही तैयारी करनी शुरू कर दी थी। अपने मुख्यमंत्री को बदलना, कई मंत्रियों की टिकट काट देना, बीजेपी के कई सिटिंग विधायकों की टिकट काट देना या उनकी सीट बदल देना, ये बीजेपी के सत्ता विरोधी लहर को कम करने के आजमाए हुए नुस्खे हैं। इससे पूर्व भी बीजेपी ये सब टेक्टिस गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे प्रदेशों में आजमा चुकी है। ऐसा करने से उन्हें संगठन में तो कुछ विरोध का सामना करना पड़ता है, परंतु वो अपने बिखरते हुए वोट बैंक को बचाने में कामयाब होती रही है। अपने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को लाडवा भेज देना और लाडवा से पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सिंह सैनी, जो 2014 में लाडवा से विधायक चुने गए थे परंतु 2019 में कांग्रेस के मेवा सिंह से हार गए थे, उन्हें नायब सिंह के स्थान पर नारायणगढ़ से चुनाव में उतारना भी बीजेपी की आजमाई हुई रणनीति का हिस्सा है। इस तरीके से बहुत सारे काम भारतीय जनता पार्टी ने कदम दर कदम करने और उठाने शुरू कर दिए थे। इन सियासी चालों को काउंटर करने के लिए कांग्रेस ने भी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा किया। कुछ सीट्स ऐसी है जिन पर कांग्रेस ने भी कुछ नए कैंडिडेट्स को मौका दिया है। जुलाना से विनेश फोगाट को टिकट देकर कांग्रेस ने एक तीर से कई निशाने साधने का प्रयास किया है। विनेश एक महिला पहलवान है जो अभी अभी अपने ओलंपिक गोल्ड मेडल से केवल 100 ग्राम वजन अधिक होने से चूक गई थी। ये महिला पहलवानों की अस्मिता की लड़ाई लड़ने में भी आगे थी। विनेश को टिकट देकर कांग्रेस ने महिला वोट के साथ प्रदेश के युवा खिलाड़ियों का भी ध्यान खींचने की कोशिश की है। पार्टी कितनी ही अच्छी रणनीति बना ले, अंतोदगत्वा कहीं ना कुछ गलतियां हो ही जाती हैं। ठीक उसी प्रकार से हुड्डा और सैलजा के बीच में बिल्कुल चुनाव से पहले आपसी मतभेद हो जाना, सैलजा का खुद को चुनाव प्रचार से अलग कर लेना, राहुल गांधी और खड़गे के हस्तक्षेप के बाद दोबारा से पार्टी के लिए चुनाव प्रचार की हामी भर लेना, इसी बीच सैलजा के कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल होने की खबरें बन जाना, यह सारे मुद्दे कांग्रेस के चुनाव कैंपेन के खिलाफ जाते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उदय भान से पहले अशोक तंवर और कुमारी सैलजा भी हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, परंतु इन दोनों को हुड्डा और उसके समर्थकों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा था। हुड्डा के भारी दबाव के कारण इन दोनों को इस पद से हटा दिया गया। पार्टी की कार्यशैली से असंतुष्ट दलित नेता अशोक तंवर ने प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद की कमान 5 वर्षों से अधिक समय तक संभाली। उनकी भी कांग्रेस में कोई सुनवाई नहीं हुई और अंततोगत्वा उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। अब मोदी और बीजेपी के बड़े नेता
अपनी रैलियों में और चुनावी मीटिंग में हुड्डा और सैलजा के बीच इस अनकही दुश्मनी को टारगेट कर रहे हैं। साथ ही वे हुड्डा का दलित प्रेम भी जनता के सामने ला रहे हैं। तो कुल मिलाकर मोदी और बीजेपी ने जाट समुदाय को उनके फैसले और नाराजगी के साथ छोड़ दिया है और अपना सारा ध्यान अपने दलित वोट बैंक पर केंद्रित कर दिया है। देखिए प्रधानमंत्री मोदी किस प्रकार हरियाणा में दलित वोट बैंक को साधने के लिए अपनी पार्टी का नैरेटिव सेट कर रहे हैं। कांग्रेस ने दलितों, पिछड़ों और शोषितों के साथ भी धोखा किया। आजकल कांग्रेस के भीतर यहाँ जो सीट कुटोवल हो रही है, ये पुराने पापों का ही परिणाम है। याद कीजिए 2014 से पहले जब यहाँ कांग्रेस का राज था, जब हुड्डा जी यहाँ सीएम हुआ करते थे, तब ऐसा कोई साल नहीं था जब दलितों के साथ अन्याय नहीं होता था। अनेक दलितों को जान से हाथ धोना पड़ा। दलित परिवारों की बहु बेटियों पर अत्याचार होते थे। हर कोई जानता था कि दलितों के खिलाफ इस घिनौने खेल को कांग्रेस की खाद पानी देती है और जो भी कांग्रेस की दलित विरोधी हरकत के खिलाफ बोलता है, कांग्रेस उसके खिलाफ साजिशें करने लगती है। ये आज हरियाणा का दलित समाज एक बार फिर हरियाणा के अंदर कांग्रेस का जो ड्रामा चल रहा है उसे देख रही है। साथियों, कांग्रेस ने हमेशा ही दलित, ओबीसी और आदिवासियों को भागीदारी से वंचित लोकसभा चुनाव में बीजेपी के द्वारा संविधान बदलकर और दलितों के अधिकार कम करने का डर दिखाकर, साथ ही जातिगत जनगणना करवाने की घोषणा करके राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस दलित वोट बैंक में सेंधमारी करने में कामयाब हो गई थी। बीजेपी द्वारा संविधान की अवहेलना और कांग्रेस द्वारा उसकी रक्षा करने वाला नैरेटिव हरियाणा विधानसभा चुनाव से गायब है और कांग्रेस की लीडरशिप भी इसे आगे बढ़ाती नहीं दिख रही है। आइए अब फरीदाबाद और यहां की 9 विधानसभाओं के सियासी हालात और समीकरणों पर नजर डालते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि 5 अक्टूबर को यहां का मतदाता किसके पक्ष में वोट करने का मन बनाए हुए है। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में हथीन, होडल, पलवल, पृथला, फरीदाबाद, MIT, बड़खल, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और तिगाम विधानसभाएं आती है। 2019 में फरीदाबाद लोकसभा की 9 में से 7 सीटों पर बीजेपी चुनी गई। एक पृथला से निर्दलीय नयन पाल रावत और फरीदाबाद MIT से कांग्रेस के नीरज शर्मा विजयी रहे। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी ये सीट बीजेपी के खाते में ही गई। 9 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस ने केवल 3 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाई, जिनमें हथीन, पृथला और होडल शामिल है। होडल में कांग्रेस के पास केवल 600 वोट की बढ़त थी। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान होडल सीट से ही चुनाव लड़ रहे हैं। अब अगर विधानसभा की बात करें तो हथीन से बीजेपी ने अपने 2019 में चुने गए विधायक प्रवीण रावत की टिकट काटकर उनके स्थान पर नए चेहरे मनोज रावत पर भरोसा जताया है। उधर कांग्रेस ने अपने पूर्व प्रत्याशी मोहम्मद इसराइल पर ही भरोसा दिखाया है। 2019 में इस सीट पर चतुष्कोणीय मुकाबला हुआ था, मगर आज 2024 में बदले हुए मतदाताओं के बदले हुए मिजाज और पार्टियों के बदले हुए सियासी हालातों में इस सीट पर चतुष्कोणीय मुकाबले के आसार बहुत कम नजर आ रहे हैं। INLD और बसपा गठबंधन ने भी अपने 2019 के ही प्रत्याशी तैयब हुसैन पर भरोसा दिखाया है। 2019 में तैयब हुसैन को 35,233 वोट मिले थे और वो तीसरे स्थान पर रहे थे। 30,000 वोट के साथ जेजेपी चौथे स्थान पर रही थी, मगर 2024 में सारा वोट केवल 2 ही प्रत्याशियों में बटा, जिसमें से बीजेपी को 52,000 तो कांग्रेस को 1,04,000 से ज्यादा वोट मिले। इन बदली हुई वर्तमान परिस्थितियों में यदि वोट नहीं बटता है तो ये सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिखाई दे रही है।
और अगर वोट बच जाता है तो इस सीट पर मुस्लिम फैक्टर काम करेगा। कांग्रेस वैसे भी 2024 के चुनाव में जाट प्लस मुस्लिम प्लस दलित वोट बैंक को ही अपनी सत्ता वापसी की चाबी मान रही है। आम आदमी पार्टी ने कर्नल राजेंद्र रावत को अपना प्रत्याशी बनाया है। इनकी बीजेपी प्रत्याशी मनोज रावत के वोट बैंक में सेंधमारी करने की संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है। अगर इन्हें कुछ भी वोट मिलता है तो उसे मनोज रावत का वोट माना जा सकता है, क्योंकि दोनों एक ही समुदाय से आते हैं। बीजेपी को हथीन सीट बचाना बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। इसे कांग्रेस की प्रबल संभावना वाली सीट की तरह देखा और गिना जा सकता है। होडल विधानसभा में यदि पिछले 7 बड़े चुनावों के परिणाम पर नजर डालते हैं तो यहां से बीजेपी को 4 बार लीड मिली है, 2 बार कांग्रेस और 1 बार आईएनएलडी आगे रही है। 2019 के विधानसभा चुनाव में यहां से बीजेपी प्रत्याशी जगदीश नायर 55,800 वोट लेकर कांग्रेस के उदय भान से लगभग 3,000 वोटों से जीत गए थे। इस बार बीजेपी ने इस सीट से भी अपना उम्मीदवार बदल दिया है और अपने सिटिंग विधायक की टिकट काट दी है। यह सीट 2 कॉर्नर सीट के रूप में गिनी जाती है। यहां मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में ही देखा जा रहा है। कांग्रेस ने इस बार फिर से उदय भान पर भरोसा दिखाया है। उदय भान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी है। इस नाते ये सीट एक हॉट सीट बन जाती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस यहां से मात्र 600 वोट के करीब ही बढ़त बना पाई। यह सीट एकदम ओपन सीट है। 2024 में भी इस सीट के 2 कॉर्नर सीट ही रहने की ज्यादा संभावना नजर आ रही है, जबकि जेजेपी, आईएनएलडी और आप ने भी यहां से अपने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। वोटर के बंटने से यह सीट बीजेपी के खाते में जाएगी और यदि वोटर 2024 के लोकसभा का वोटिंग पैटर्न अपनाता है तो भी इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के 50-50% चांसेस है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और हुड्डा पर भी इस सीट को जीतने का विशेष दबाव रहेगा। पाने प्रदेश अध्यक्ष की सीट हारकर कांग्रेस विधानसभा में सरकार बनाने में अलग ही परिस्थितियों का सामना करेगी और उदय भान के लिए इस सीट को जीतना इतना आसान नहीं है। पृथला विधानसभा के बारे में एक बेहद इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि यहाँ का मतदाता विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट नहीं करता है, परंतु लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अच्छा वोट करता है। पृथला विधानसभा सीट पर बीजेपी को 2009 में लगभग 12%, 2014 में लगभग 26% तो 2019 में केवल 14% ही वोट मिले। अब की बार फिर 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को लगभग 45% के करीब वोट प्राप्त हुए, जो कांग्रेस कैंडिडेट से लगभग 8,000 वोट ही कम है। बीजेपी ने अब की बार टेक चंद शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है। टेक चंद शर्मा 2014 में बसपा की टिकट से चुनाव लड़े थे और विधायक चुने गए थे। ये अपने अपने निकटम प्रतिद्वंदी बीजेपी के नयनपाल रावत से केवल 1,100 वोट ही आगे थे। 2019 में नयनपाल रावत निर्दलीय लड़े और 64,000 वोट प्राप्त कर विधायक चुने गए। अब की बार बीजेपी ने पृथला के पूर्व विधायक टेक चंद शर्मा को टिकट दिया है। कांग्रेस ने रघुवीर तेवतिया पर ही भरोसा किया है। सुरेंद्र बैंसला और गिरिराज पंघाल के साथ आम आदमी पार्टी ने कौशल शर्मा को टिकट दिया है। वैसे तो लोकसभा चुनाव में यह सीट 2 कॉर्नर सीट हो जाती है, परंतु विधानसभा चुनाव में बीजेपी का कमल खिलना बाकी है। इस सीट के वोटर के बारे में प्रेडिक्ट करना बहुत उलझा हुआ कार्य है। एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर ऐसी सीट्स पर इतने बड़े स्विंगिंग वोटर के वोटिंग पैटर्न की स्टडी करना बड़ा ही रोमांचक कार्य है। ये सीट किसी भी पक्ष में जा सकती है। हालांकि बीजेपी ने अब की बार एक जीते हुए उम्मीदवार पर ही दाव लगाया है। फिर भी ये कहना कठिन है कि बीजेपी ये सीट जीत ही जाएगी। फरीदाबाद एमआईटी से कांग्रेस के नीरज शर्मा विधायक है। 2019 में उन्होंने ये सीट 61,697 वोट लेकर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी के नागेंद्र भड़ाना से जीती थी, जो कि 58,455 वोट लेकर दूसरे स्थान पर थे। अब की बार बीजेपी ने सतीश फागना को टिकट दी है और नागेंद्र भड़ाना आईएनएलडी की टिकट से चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। यहां से जेजेपी और आम आदमी पार्टी ने भी अपने अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं। वैसे तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी यहां से एक तरफा लीड लेकर आगे निकली।
परंतु यहाँ भी विधानसभा चुनाव में वोटिंग पैटर्न अलग ही आता है। सर्वे और पब्लिक रिएक्शंस की माने तो यहाँ ये बीजेपी के विजयी होने के चांस 3 में से 1 बार है, मगर स्थिति कांग्रेस के नीरज शर्मा के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि यदि लोकसभा चुनाव का वोटिंग पैटर्न फॉलो करे तो ये सीट एक तरफा बीजेपी की दिखाई दे रही है। फिर भी इस सीट पर कांग्रेस और बीजेपी की अच्छी टक्कर रहने की उम्मीद है और नागेंद्र भड़ाना यदि जीत नहीं पाए तो सीधे सीधे बीजेपी का खेल बिगाड़ते नजर आ रहे हैं। पलवल विधानसभा सीट से बीजेपी के गौरव गौतम, कांग्रेस के करण दलाल, जेजेपी प्लस के हरित बैंसला, आईएनएलडी के अभिषेक देसवाल और आम आदमी पार्टी के धर्मेंद्र हिंदुस्तानी चुनाव मैदान में हैं। 2019 में बीजेपी के दीपक मंगला ने इस सीट से जीत हासिल की थी। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 28,296 वोटों से बढ़त बनाई थी, जो कि लगभग 17.6% वोट शेयर था। 2014 में यह सीट कांग्रेस के पास थी और करण दलाल विधायक चुने गए थे। इस बार बीजेपी ने दीपक मंगल की जगह गौरव गौतम को उम्मीदवार बनाया है, जिससे यह सीट फिर से एक रोमांचक स्थिति में पहुंच गई है। बीजेपी के आंतरिक सूत्रों और रुझानों के अनुसार पार्टी इस सीट को जीतने के प्रति आश्वस्त है। हालांकि करण दलाल पूर्व विधायक हैं और किसी भी तरह से कमजोर प्रत्याशी नहीं है। अगर आम आदमी पार्टी, आईएनएलडी और जेजेपी के उम्मीदवारों के बीच वोट बंटते हैं तो यह सीट आसानी से बीजेपी के खाते में जा सकती है। बड़खल सीट पर मुस्लिम वोटर की बहुलता है। यहाँ यदि कांग्रेस की जाट प्लस दलित प्लस मुस्लिम की रणनीति चल जाती है तो यहाँ बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। परंतु रुझानों में यहाँ पिछले कुछ समय से बीजेपी ने काडर वोट बढ़ा लिया है। साथ ही यहाँ मोदी फैक्टर भी अभी प्रभावशाली है। कांग्रेस का कश्मीर में धारा 370 वापस लाने की घोषणा करने के बाद बड़खल में एंटी कांग्रेस लहर फिर जोर पकड़ रही है। सैलजा के साथ हुड्डा की कोल्ड वार का असर भी यहाँ के दलित वोटर में चर्चा का विषय देखा गया है। परंतु मुस्लिम वोटर एक तरफा कांग्रेस की तरफ झुका हुआ दिखाई दे रहा है। बसपा प्लस और असपा प्लस के उम्मीदवारों को यहाँ से जमानत बचाना मुश्किल होता दिख रहा है। पिछले 2 चुनावों से बड़खल बीजेपी की सीट है। इस बार बीजेपी से धनेश अदलखा, कांग्रेस से विजय प्रताप, जेजेपी से परविंदर सिंह, बसपा से मनोज और आप से ओपी वर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के विजय प्रताप को कांग्रेस की मजबूत लहर में भी इस सीट से जीतने के लिए कड़ी टक्कर और किस्मत के सहारे की जरूरत पड़ेगी। इसी प्रकार बल्लभगढ़, फरीदाबाद और तिगाम में भी बीजेपी बहुत मजबूत दिखाई दे रही है। यहाँ भी हुड्डा और कांग्रेस की रणनीति धरातल पर पकड़ बनाती नहीं दिख रही है। बल्लभगढ़ से बीजेपी के मूलचंद शर्मा, तिगाम से राजेश नागर और फरीदाबाद से विपुल गोयल के चुने जाने की प्रबल संभावना है। अंत में यदि हम फरीदाबाद लोकसभा की 9 विधानसभा सीटों को कांग्रेस और बीजेपी में बांटे तो कांग्रेस केवल 2 सीट पर मजबूत दिखाई दे रही है। होडल में उसे अपने प्रदेश अध्यक्ष की सीट बचाने के लिए गहरी सियासी जोड़-तोड़ की आवश्यकता पड़ेगी, अन्यथा एक बार फिर होडल बीजेपी के खाते में चली जाएगी। जबकि अन्य का खाता फरीदाबाद से खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, मगर पृथला सीट किसी भी तरफ जा सकती है। इसलिए हमारे चलते चलते 2 खबर के सर्वे और विश्लेषण के अनुसार बीजेपी को 6 सीट, कांग्रेस को 2 सीट और 1 सीट पर कड़ा मुकाबला देखे जाने का अनुमान है। हरियाणा चुनाव से जुड़े विश्लेषण और ताज़ा खबरों को पाने के लिए जुड़े और हमारे चैनल चलते चलते 2 खबर को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें।